Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. तो शुरू करते हैं ITR 2 के साथ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ITR 2 कौन फाइल कर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, इनकम लिमिट्स कितनी है, कितने शेड्यूल्स है, कौन सी टाइप की इनकम हम शो कर सकते हैं और इसको किस तरह से हम फाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ITR 2। ITR 2 स्टार्ट करने से पहले ITR 1 आता है। तो ITR 1 में हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, जिसकी इनकम अप टू 50 लाख तक होती है। लेकिन अब ITR 2 में एक पर्सन और ऐड हो जाता है जिसका नाम है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लिखा क्या है? हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR 2। ITR Form 2 is for individuals and HUF receiving income other than income from business and gain from business or profession। ठीक है, कहा यह गया है कि जो इंडिविजुअल और HUF है जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशंस को छोड़ के बाकी किसी और इनकम सोर्स या फिर इनकम हेड से उनकी इनकम हो रही है, उनको ITR 2 एप्लीकेबल है। Thus, person having income from the following sources are eligible to file form ITR 2। ठीक है, नीचे बताई गई इनकम अगर हो रही है इंडिविजुअल और HUF को, तो वो ITR 2 फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कौन सी इनकम है? सबसे पहले सैलरी और पेंशन। अगर कोई इंडिविजुअल को सैलरी से इनकम है या फिर वो पेंशन से वो कमाई कर रहा है, देन उसको ITR 2 एप्लीकेबल है। ठीक है, ITR 1 में भी ये था, लेकिन इसके कुछ और भी क्राइटेरिया है आगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब लास्ट में हमने बात किया था ITR 1 में वन हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे जिसके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनकम कैन बी फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। मान लो कि किसी के पास 3 घर है और वो बंदा सैलरी से कमाई कर रहा है, देन उसको ITR 2 एप्लीकेबल होगा। किसी एक घर में वो रह रहा होगा किस और बाकी के 2 घर को 2 सिचुएशन में उसने बाइफरकेट करके रखा होगा, या फिर किसी एक घर में से उसको इनकम हो रही है रेंट इनकम, और किसी एक घर में से इसको इनकम नहीं हो रही है, डिम इनकम उसको बोलते हैं, और या फिर उसको जो रिमेनिंग 2 हाउस है उन दोनों में से उसको रेंट की इनकम हो रही है। थर्ड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सेल्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस है, कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर कोई प्लॉट है, ठीक है, या फिर आपके पास आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आपके पास कुछ शेयर्स है, आपको वहां से इनकम हो रही है, ठीक है, तो उसके परचेज और सेल में जो भी गेन या फिर लॉस होता है उसको हम कैपिटल गेन और लॉस बोलते हैं। उसका अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, देन आपका ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में कौन सी इनकम इंक्लूडेड है? तो कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, ठीक है, हाँ हाँ, हॉर्स रेस से जो भी आप कमाते हो, एंड अदर लीगल मीन्स ऑफ गैमलिंग। ठीक है, ITR 1 में भी अदर सोर्स था, लेकिन ये लॉटरी, हॉर्स रेस और गैमलिंग को एक्सक्लूड कर दिया था। लेकिन अगर आपकी इनकम यहां से जनरेट हो रही है, देन ITR 2 आपको एप्लीकेबल हो जाता है। फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम। फॉरेन एसेट्स क्या होता है और फॉरेन इनकम क्या होता है? मान लीजिए आपको इंडिया के बाहर कहीं पे प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम कमा रहे हैं, देन वो आपकी फॉरेन इनकम हो जाती है, और जो प्रॉपर्टी है फॉरेन में वो फॉरेन एसेट्स कहलाती है। देन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 रुपीज। ठीक है, अगर कोई
इंडिविजुअल या एचयूएफ की एग्रीकल्चर लैंड है और वहां से भी वो इनकम कमा रहा है, ठीक है, एनुअल इनकम 5000 से ज्यादा है, देन ITR 2 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन ITR 2 किन के लिए एप्लीकेबल है? जो रेसिडेंट नहीं है और जो रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, उनके लिए ITR 2 एप्लीकेबल हो जाता है। देन लास्ट वन, अ डायरेक्टर और अ कंपनी and an individual who is invested in unlisted equity shares of a company will be required to file their return in ITR 2, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल है, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है और उसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि उसने उस कंपनी में शेयर परचेज किए जो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं who cannot file ITR 2, तो कौन है? एन इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है और कोई HUF है, उसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, देन वो ITR 2 फाइल नहीं कर सकता। इंडिविजुअल हु आर एलिजिबल टू फाइल आउट द ITR 1 फॉर्म, ठीक है। जो इंडिविजुअल एक्सक्लूसिवली ITR 1 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, वो ITR 2 नहीं भर सकता। और अब बात करते हैं कि कौन से शेड्यूल्स है ITR 2 में। तो सबसे पहले बहुत सारे शेड्यूल है, ठीक है, यहां से ये नंबरिंग देख ही सकते हैं, ये है और एक ये है, 2 स्लाइड में शेड्यूल्स कवर होते हैं, ठीक है। इसमें से सारे के सारे शेड्यूल्स पता होना चाहिए, नॉलेज पता होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको फाइल करते हो तो बहुत कम शेड्यूल ही आप फाइल करते हो। सबसे पहला, ठीक है, पार्ट ए। तो पार्ट ए क्या बोलता है? जनरल इंफॉर्मेशन, जहां पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, एड्रेस, कौन से सेक्शन में आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हो, ओरिजिनल है, बिलेटेड है, रिवाइज्ड है, ठीक है, ये सब आपकी जनरल इंफॉर्मेशन पे इसमें आपको फाइल करना रहता है। देन आता है शेड्यूल एस, जिसको क्या कहा गया है? डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। शेड्यूल एस का मतलब होता है शेड्यूल सैलरी, कि आपको सैलरी से कितनी इनकम हो रही है वो आपको उस शेड्यूल में शो करनी है। देन शेड्यूल HP, दैट मींस हाउस प्रॉपर्टी, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो आपको वो इनकम शेड्यूल HP में दिखानी पड़ती है। देन आता है शेड्यूल CG, दैट मींस कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर कैपिटल गेन, ठीक है। कौन से सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं? सेक्शन 112A और 115 AD। अब ये है क्या? इसमें लिखा गया है 112A में कि फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच SST इज पेड, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। SST का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। अगर आपकी इनकम किसी इक्विटी शेयर को सेल करने पे हो रही है, ठीक है, देन आप 112A के अंडर पे फॉल होते हो, वो शेड्यूल पे आपकी इनकम जाएगी। और शेड्यूल 115 AD 1B और थर्ड प्रोविजो क्या कहता है? फॉर नॉन रेसिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी सेल ऑफ अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच SST इज। तो कहा यह गया है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है और उसने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर सेल किए हैं और उस पर STT एप्लीकेबल हुआ है, देन उसको शेड्यूल 115 AD में वो इनकम शो करनी पड़ेगी। देन आता है शेड्यूल OS, अदर सोर्स, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपकी कोई अदर सोर्स से इनकम जनरेट हुई है, जैसे कि गैम्बलिंग है, लॉटरी लगी है, या फिर
गैम्बलिंग हो गया, लॉटरी हो गया, और क्या था, देन हॉर्स रेस। अगर वहां से आपकी कोई इनकम है तो वो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा भी कोई अदर सोर्स से इनकम जनरेट हुई है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। देन आता है शेड्यूल CYLA, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। अगर आपको कोई करंट ईयर में कोई लॉस हुआ है देन आप इंटर हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको हॉर्स रेस में लॉस हुआ है, देन आप, नहीं हॉर्स रेस का एग्जांपल लेने दो। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर आपका लोन चालू है जिसपे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, बैंक को, तो वो आपके लिए लॉस है। और वो लॉस आप किससे सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, सैलरी से भी सेट ऑफ कर सकते हो और अदर सोर्स की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। कैपिटल गेन में भी अगर कैपिटल लॉस हुआ है तो वहां, अगर गेन हुआ है तो वहां से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। देन बात करते हैं शेड्यूल BFLA, स्टेटमेंट ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर ईयर। मतलब आपको पिछले साल कुछ लॉस हुआ था और वो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया है इस साल पे और आप उसको भी सेट ऑफ करना चाहते हो, तो आप, अगर वो कोई लॉस आप सेट ऑफ करना चाहते हो तो वो आपको शेड्यूल BFLA में शो करना पड़ेगा। देन आता है शेड्यूल CFL, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर, ठीक है। और कुछ लॉस ऐसे हैं जो सेट ऑफ नहीं हो सकते, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होते हैं, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आप जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको वो इंफॉर्मेशन शेड्यूल CFL में शो करनी पड़ेगी। देन शेड्यूल 6A, यानी कि VIA बोलते हैं, 6A भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन, ठीक है। बोला ये गया है कि अब आपने जो डिडक्शन अवेल करना है 80C में, 80CCC में, 80CCE में, या फिर 80D, 80DD, 80, जो भी आप सेक्शन अवेल करना चाहते हो डिडक्शन के लिए, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। देन 80G क्या कहता है कि कोई डोनेशन आपने किया है किसी गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक है, आपने वहां पे कहीं पे डोनेशन किया है तो वो डोनेशन का आपको डिडक्शन लेना है टोटल इनकम में से, तो आप वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो करेंगे। देन बात करते हैं 80GA, स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। आपने किसी इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है और वो इंस्टीट्यूट साइंटिफिक रिसर्च करती है या फिर जो रूरल एरिया है उसको डेवलपमेंट के लिए वो वहां पे काम कर रही है, तो वो डिडक्शन आपको जो अमाउंट का लेना है वो आप 80GA में लेंगे। देन बात करते हैं शेड्यूल AMT, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115JC। साइड में रखो, इसको अभी काम का नहीं है। देन शेड्यूल AMTC, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JD, साइड में रखो। दोनों ही शेड्यूल इंटर रिलेटेड है, AMT एंड AMTC, ठीक है। देन शेड्यूल SPI, स्टेटमेंट ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, माइनर चाइल्ड, son's wife or any other person or association of a person to be included in the income of assessee in schedule HP, CG and OS। यहाँ पे बात हो रही है क्लबिंग ऑफ इनकम की, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल का स्पाउस या उसके माइनर चाइल्ड, ठीक है, वहां से वो इनकम कर रहे हैं तो वो इनकम भी इनके ये जो इंडिविजुअल है उससे क्लब हो जाती। मैं बताता हूँ किस तरह से। मान लीजिए कि हस्बैंड ने उसकी वाइफ को 10 लाख रुपीस गिफ्ट किया है, ठीक है, और वो 10 लाख रुपीस में से वाइफ को कुछ इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो जो पैसा है किसका, हस्बैंड का ही है, और इनकम किसके नाम पे वो शो करना चाहता था, स्पाउस के नाम पे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पैसे जो है वो हस्बैंड के हैं, और जब हस्बैंड अपना रिटर्न भरेगा और जो वो इंटरेस्ट इनकम हुआ है 10 लाख पे वो भी यहाँ पे क्लब हो जाएगा, ठीक है। देन
बात करते हैं शेड्यूल एसआई। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स एक्ट स्पेशल रेट। कुछ कैपिटल गेन्स ऐसे होते हैं जो 30% या 10% के डायरेक्ट उस पर वो रेट एप्लीकेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट। ठीक है, और कुछ ऐसी इनकम है जिसके लिए स्पेशल रेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, तो आपको वो इनकम किसी और शेड्यूल में नहीं दिखाना है और सिर्फ शेड्यूल एसआई में दिखाना पड़ेगा। देन बात करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, ईआई। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम है, तो आपको एग्रीकल्चर जो भी इनकम हो रही है वो एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना पड़ेगा। शेड्यूल पीटीआई, पीटीआई का मतलब होता है पास थ्रू इनकम डिटेल फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इनकम फंड एज पर सेक्शन 115 यूए 115 यूबी। साइड में रखो इसको, मुझे भी नहीं पता अच्छे से, देखना पड़ेगा। शेड्यूल एफएसआई, स्टेटमेंट ऑफ इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कुछ ऐसी इनकम है इंडिविजुअल को जो इंडिया के बाहर से उसको राइज हो रही है। जैसे हमने बात किया था फॉरेन असेट्स और फॉरेन इनकम के बारे में, जो भी आपकी फॉरेन इनकम है वो आप शेड्यूल एफएसआई में शो करेंगे। देन आती है टीआर की बात, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अभी आपने की इनकम कुछ है जो इंडिया के बाहर एराइज हो रही है और वहां पे आप टैक्स पे करने के लायबल है, तो आपने कुछ टैक्स वहां पे भी पे किया होगा, और जो टैक्स आपने वहां पे किया है उसका डिटेल्स आपको टीआर में प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप उसको रिलीफ मिल जाए, इस और कुछ नहीं। देन बात करते हैं एफए, डिटेल्स ऑफ फॉरेन असेट्स और इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अभी एफएसआई में मैंने बोला कि फॉरेन इनकम, और एफए में भी बोल रहा है फॉरेन इनकम। तो मान लीजिए कि एफएसआई का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई इंडिविजुअल टेक्नीशियन है, ठीक है, और वो अपनी टेक्नीशियन सर्विस बाहर इंडिया के बाहर प्रोवाइड कर रहा है, देन वहां से भी उसको कुछ इनकम जनरेट हुई, तो वो इनकम वो एफएसआई में शो करेगा। लेकिन उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है फॉरेन में और वहां से उसको जो इनकम जनरेट हो रही है वो शेड्यूल एफए में शो करेगा। देन बात करते हैं शेड्यूल 5A, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउसेस गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड। साइड में रखते हैं। शेड्यूल एएल, असेट्स एंड लायबिलिटी एट द ईयर एंड। ठीक है, मान लीजिए, और ये कब एप्लीकेबल है, इन केस द टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख रुपीस। हमने पहले ही पढ़ा है कि ITR 2 उनको एप्लीकेबल हो जाता है जिनकी इनकम 50 लाख से तक होती है। ठीक है, अब मान लो कि किसी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है, देन उसको असेट्स और लायबिलिटी की जो बाइफर्केशन है वो ईयर एंड पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहां पे, शेड्यूल एएल में। देन शेड्यूल डीआई की बात करते हैं। डीआई क्या बोलता है, शेड्यूल ऑफ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट और पेमेंट टू क्लेम डिडक्शन और एग्जेम्पशन इन द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अप्रैल 2020 until 30 जून 2020। मतलब बोला ये क्या है कि आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं LIC, आप LIC का प्रीमियम पे कर रहे हो, ओके, और उसका जो पेमेंट फॉल हो रहा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, लेकिन आपने थोड़ा लेट किया और आपने उसका डिडक्शन अगर आपको क्लेम करना है उस ईयर के लिए, देन आपको वो पेमेंट अप्रैल से लेके 30 जून के बीच में आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है जो बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 जून के बीच में आपने वो इन्वेस्टमेंट किया है और उसका आपको क्या बोलते हैं, डिडक्शन लेना है टोटल इनकम में से। अब बात करते हैं पार्ट बी। ये जो जितने शेड्यूल थे ये तो पार्ट ए के हैं, अब पार्ट बी क्या है, तो क्या पार्ट बी में टीआई बोलता है टोटल इनकम। ठीक है, अभी आपने जितने भी इनकम शो की है उसमें से जितना डिडक्शन माइनस होगा तो वो सब प्लस और माइनस होने के बाद टोटल इनकम
शो की जाती है पार्ट बी टीआई में। पार्ट बी डबल टीआई, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। अब इसमें टैक्स कैलकुलेट होगा, आपकी जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स कितना बन रहा है वो इनकम यहाँ पे शो होगी, ठीक है। जिसमें आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, और जो टैक्स आपको भरना पड़ रहा है, अभी आप जो लायबिलिटी बढ़ रही है, देन आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनेगा, ठीक है। और लास्ट में डिटेल्स टू बी फाइल्ड इफ द रिटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। मतलब आपने अपना रिटर्न जो है किसी और को बनाने के लिए दिया है और वो एक टैक्स प्रैक्टिशनर है, तो वो अपनी डिटेल्स वहां पे फाइल करेगा कि मैं इनका इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूं। वैसे अब बात करते हैं हाउ टू फाइल ITR 2 इनकम कौन सी इंक्लूडेड है, कौन सी एक्सक्लूडेड है, कौन एलिजिबल है, ठीक है, ये सब तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि ITR 2 को किस तरह से हम फाइल कर सकते हैं, यानी कि इसका एस्टिमेट हम किस तरह से गवर्नमेंट को दे सकते हैं। जैसे ITR 1 में हमने देखा था उसी तरह से ITR 2 में भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहला ऑफलाइन मोड, ठीक है। कौन कौन आता है ऑफलाइन मोड में, मतलब सॉरी, इसमें क्या होता है, आप फिजिकली फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके आते हो, उसको फिलअप करते हो, देन वो साइन करने के बाद आप वहां पे सबमिट करते हो, और ऑन द स्पॉट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू कर देती है, ठीक है। कौन कौन, जिसकी एज 80 से ज्यादा है वो ये ऑफलाइन मोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रिटर्न कैन बी फाइल्ड ऑफलाइन बाय furnishing return in a physical paper form or by furnishing barcode return, ठीक है। मतलब, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल इशू यू एन एक्नॉलेजमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ योर फिजिकल पेपर रिटर्न, ठीक है। मैंने बोला पेपर लीजिए, उसको फिलअप करो, ठीक है, वहां पे वो सबमिट कर दो, देन आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और ऑनलाइन, यानी कि आपको कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट यूज करके, ठीक है, आपको ये फाइलिंग करना रहता है, ठीक है। और जब फाइल करते हो तो वो डिजिटल साइन भी हो सकता है, OTP वेरीफाइड भी हो सकता है, ठीक है, या EVC थ्रू वेरीफाइड भी हो सकता है, ओके। और ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये आप अगर आपका वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, तो आपको फिजिकली वो जो ITR V डाउनलोड हो रहा है वो डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, साइन करना है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो CPC यूनिट है बेंगलोर में, वहां पे विदिन 128 डेज में आपको वो पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आपका ITR सबमिट होगा, देन प्रोसेस होगा। तो ITR 2 की कहानी यहां तक ही थी। कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैंने एक्सक्लूड किए हैं क्योंकि काम के तो है ही, लेकिन उसका नॉलेज मुझे थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने उसको बोला नहीं है, और उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, कि उसको डिटेल्स में जानना है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड में कर दिया। बाकी सब A to Z चीज मैंने बता दिया है इसमें। अगर आप ITR 2 फॉल कर रहे हो, ठीक है, एलिजिबल हो रहे हो, देन प्लीज आप अपना ITR 2 में ही भरिएगा, ठीक है। अगर ये सारी इनकम आप कमा रहे हो तो ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ITR 3 के बारे में, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.